नमस्कार। मोटे अनाजों की खेती हमारे देश में प्राचीन काल से होती चली आ रही है, लेकिन हरित क्रांति के बाद धीरे धीरे इसका क्षेत्रफल कम होता चला गया और लोगों के थाली से मोटा अनाज गायब हो गया। तो आज क्यों लोगों को मोटे अनाजों की खेती की आवश्यकता महसूस हो रही है और ये मोटा अनाज मानव स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रतीक सनोडिया। सनोडिया जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये मोटा अनाज बेसिकली है क्या और आज क्यों इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है मोटे अनाज की? मोटे अनाज हमारे देश में प्राचीन काल में जब हमारे यहाँ गेहूँ, चावल और पल्सेस जो थी उनका बहुत कम उपयोग होता था, उनकी खेती नहीं होती थी, उस समय हमारे किसान भाई मोटे अनाजों को पैदा करते थे। और मोटे अनाज जो होते हैं विभिन्न ऐसी परिस्थितियों में भी पैदा किए जा सकते हैं जब जैसे अभी जलवायु परिवर्तन हमारे देश में बहुत तेज़ी से हो रहा है और वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन देखा जा रहा है। तो ये मोटे अनाज जो हैं इनकी अवधि बहुत ही कम होती है। जैसे कोदो है, कुटकी है, रागी है, चिया सीड्स हैं, इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, वसा, रेशा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन इत्यादि पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के मोटे अनाजों को बहुत कम समय में हम पैदा कर सकते हैं और बाज़ार में इनकी कीमत भी बहुत अधिक है। अगर चिया सीड्स की हम बात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चिया सीड 10,000 से 20,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। और ये खास करके हमारे क्षेत्र में पूर्वांचल के लिए इसकी खेती संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो वर्षा है वो विगत दिनों से बहुत कम होती जा रही है। हर साल वर्षा बहुत कम हमारे इस पूर्वांचल में आ रही है। तो ये जो मोटे अनाज में जितने भी फसलें हैं इनको कम पानी में भी लिया जा सकता है। 1 या 2 पानी ही इनकी खेती के लिए पर्याप्त है। डॉक्टर साहब, आपने तो खेती की बात की जी, तो मोटे अनाज की खेती के लिए जी हमारे जो है किसान भाई किन किन बातों का वो ध्यान रखें, क्योंकि अब खेती का तरीका बदल रहा है, तकनीक बदल रही है जी। तो किस तरह से वो मोटे अनाजों की खेती करें जिससे उनको अच्छा से अच्छा उपज मिले या पैदावार मिले? मोटे अनाजों की खेती के लिए 4 जो मुख्य बातें हैं वो सभी किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे मुख्य बात तो ये है कि उचित बीज का चुनाव और फिर बीज बुआई का प्रबंधन, कितना बीज दर हमें लेना है, किस समय बीज को खेत में हमें बोनी करना है, अगर रोपाई है तो पहले उसकी नर्सरी तैयार करना है, उसके बाद उसको फिर मुख्य खेत में ले जाना है। और बीज का जो है हमें सीड ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, तो हमें चूँकि हमारे पास आज के समय में अन्न उत्पादन तो पर्याप्त है, लेकिन हमारी जो मिट्टी है, वायु है और जल है वो प्रदूषित हो रहा है। तो हमारे किसान भाई बीजामृत का प्रयोग करके इन मोटे अनाज के अनाज को सीड ट्रीटमेंट के लिए बीजामृत का प्रयोग करके सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये तो पहली चीज़ हुई कि बुआई का प्रबंधन। जैसे अगर आप इसका कोदो का उत्पादन करना चाहते हैं तो 10 से 12 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है, मतलब मोटा मोटी 4 बीघा के लिए। 4 बीघा के लिए। और अगर आप रोपाई करना चाहते हैं तो फिर 4 से 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त है और फिर उसको आप पहले नर्सरी तैयार कर लें, उसके बाद 15 से 20 दिन बाद जहाँ पे पानी की अच्छी सुविधा है फिर इसको रोपाई कर सकते हैं। रोपाई में हमें ये हमेशा ध्यान रखना है बुआई प्रबंधन में कि पौधे से पौधे की दूरी 20 मतलब 2 रो की जो कतार से कतार की दूरी हमारी 20 से 25 सेंटीमीटर हो और पौधे से पौधे की दूरी हमारी 5 से 7 सेंटीमीटर हो। क्योंकि अगर हमारे खेत में जो पौध प्रबंधन अगर अच्छे से होगा तो उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो ये और जैसे सावा है, कोदो है, कंगनी है जी, इसके लिए हमारे किसान भी बाजरा है, कितना बीज दर रखें? हाँ, इनके लिए भी बीज दर जैसे हमने बताया है कि 1 हेक्टेयर में 12 से 15 किलोग्राम। अच्छा, इनके लिए? हाँ, इनके लिए मड़ुआ के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज पर्याप्त है और जिससे हम 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज ले सकते हैं। तो पहली तो ये चीज़ हो गई कि बुआई का प्रबंधन। दूसरा होता है पोषक तत्व प्रबंधन।
पोषक तत्वों का प्रबंधन हमें करना है तो वैसे मोटे अनाज वाली फसलों में हमें अलग से नाइट्रोजन और स्फुर नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये फसलें प्राकृतिक रूप से इसमें ऐसे आनुवांशिक रूप से इसमें ऐसी क्षमता है कि ये मिट्टी में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को और स्फुर को बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता है। मतलब इनके अंदर एक तरह से कहा जाए कि जो उनकी जड़ें हैं जी, वो पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो उर्वरकों का मतलब प्रबंध एक तरह से कहा जाए कि न के बराबर करना पड़ता है। अगर हमारे पास गोबर की खाद अगर पर्याप्त मात्रा में है तो उससे ही इसको पैदा किया जा सकता है। और अगर ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम स्फुर, जिसको हम लोग सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। अच्छा, इसमें डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट डालें तो अच्छा पैदावार होगा? हाँ, अगर बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो डीएपी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। उन परिस्थितियों में जब हमें गोबर की खाद ना हो या हमारे खेत में पहले से कमी है जैविक खाद की, अन्यथा ज़रूरत नहीं है। ये फसलें अपने आप जो है मिट्टी से ये सब चीज़ें आसानी से ग्रहण कर सकती हैं। कम पानी, कम पोषक तत्व इनको चाहिए। और फिर उसके बाद हम आते हैं सिंचाई में, तो जल प्रबंधन के लिए भी इनको 1 से 2 पानी पर्याप्त है। जितने भी मोटे अनाज वाली फसलें हैं, कोदो, कुटकी, सांवा, चिया सीड्स, इनको 1 से 2 पानी पर्याप्त है। लेकिन डॉक्टर साहब, कहीं कहीं ऐसा होता है कि फसल बुआई के बाद जी बारिश जो है, ये सब फसलें वर्षा आधारित हैं, तो बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें जल निकासी का भी उचित प्रबंध करें। और जल प्रबंधन किस तरह से करें? जी, जल प्रबंधन करने के लिए अगर हमारे खेत में ज़्यादा जल भरा हो जाता है तो नालियां बना के और उस जल को दूसरे खेत में हमें पहुंचाना होगा। क्योंकि अगर ज़्यादा जल होगा तो फिर एनारोबिक कंडीशन जो होती है उस अवस्था में फसल हमारी पीली पड़ना शुरू हो जाएगी और उसका उत्पादन कम हो सकता है। तो ये तो सभी फसलों में हमें जल प्रबंधन में सिंचाई और जल निकास दोनों का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि कभी कभी इस तरीके की समस्या आ सकती है। मतलब तभी जो है बेहतर पैदावार उत्पादन हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे ही इन सब फसलों में तो एक तरह से रोग व्याधियाँ कम आती हैं, लेकिन अगर किस तरह की रोग और कीटों की लगने की संभावना ज़्यादा रहती है और इसका रोकथाम किस तरह से करें? हाँ, इसका रोकथाम जैसे झुलसन जो है वो हमें देखने को मिलता है। कभी कभी इसमें मड़ुआ में कुछ इस तरीके के भी कीट दिखते हैं जिन्हें हम रस्ट के रूप में देखा जा सकता है। तो इसके लिए बाजार में हमारे पास जो है लैम्डा साइहेलोथ्रान जो है उसका कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। और उचित मात्रा में उसको जब हमें ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता है तभी करना है, क्योंकि ये व्याधियों के प्रति प्रतिरोधक हैं। ये जो किस्में हैं अपना स्वयं ही ये नियंत्रित कर लेती हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि ज़रूरत है तभी हम इनका प्रयोग करें, क्योंकि केमिकल से हमें दूरी बना के रखेंगे तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और कहीं ना कहीं जो खाद्य श्रृंखला है उसमें भी केमिकल कम पहुंचेगा। डॉक्टर साहब, मोटे अनाजों की खेती से मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं? मतलब अगर जो भी हमारे किसान भाई खेती करें तो क्या फ़ायदे हैं मोटे अनाजों की खेती से? फ़ायदे तो इसके अनेक हैं। जैसे कि एक तो कम समय में इन्हें हम पैदा कर सकते हैं। जैसे कोदो की कुछ वैरायटियां हैं जो केवल 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती हैं। तो इतने कम समय में हम महंगी फसल ले रहे हैं जिसका हमारा बाजार मूल्य अधिक है। और दूसरा है कि अगर इसके हम उसमें जाएं, औषधि विविधीकरण भी हो जाता है, फसल विविधीकरण भी किया जा सकता है। जैसे इसके साथ हम दूसरी फसलों को भी ले सकते हैं। जैसे 8 लाइन या 8 पंक्तियां हम कोदो की ले लें, उसके बाद अरहर की 2 पंक्तियां ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम दालों का भी इसमें खेती कर सकते हैं साथ में। और औषधियों में इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे चिया सीड्स की अगर हम बात करते हैं तो चिया सीड्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, जिसका प्रयोग वजन कम करने के लिए या मोटापा कम करने के लिए जो हमारे डॉक्टर हैं वो सलाह देते हैं, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी को घुटने में दर्द है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। हृदय संबंधी बीमारियों में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रयोग होता है। इसी तरीके से रागी में जो है कैल्शियम अत्यधिक मात्रा में है,
तो जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, अगर इसको हम अपने आहार में लेते हैं, इसके विभिन्न उत्पाद जो है तैयार किए जा रहे हैं, जैसे रागी का बर्फी बनती है, रागी से बर्फी बनाई जा रही है, रागी से लड्डू मतलब बनाए जा रहे हैं, प्रसंस्कृत करके, तो प्रसंस्करण करके भी बहुत अधिक फ़ायदा लिया जा सकता है। उसके लिए कुछ इस तरीके के अगर किसान भाई मिलकर कोई एक संस्था अगर सहयोग करती है तो प्रसंस्करण अगर करेंगे तो उनका ज़्यादा हम उससे फ़ायदा ले सकते हैं। मतलब एक तरह से वैल्यू एडिशन हो जाएगा उनके मूल्य में। जी जी, मतलब एक तरह से कहा जाए कि उनको अधिक से अधिक जो उसका फायदा है उससे लिया जा सकता है, मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, आजकल जलवायु परिवर्तन भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, तो ये किस तरह से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मोटे अनाज जी मदद करते हैं? मोटे अनाजों में चूंकि ये कम समय में हमारा तैयार हो जाता है, तो 60 से 65 दिन में या 80 से 90 दिन में इसे हम ले सकते हैं। तो हमारा जो वातावरण है वो उसमें कम समय में ही हम ले रहे हैं। तो जो हमारा वातावरण है वो जितना भी CO2 है, चूँकि इनमें ये नेचर ने इन्हें ऐसी क्षमता प्रदान की है कि जो अधिक CO2 हमारा निकल रहा है उसको ये आसानी से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फूड में कन्वर्ट करते हैं, कम पानी में भी। और जब तापमान अधिक हो रहा है, जलवायु परिवर्तन में बहुत सारे कारक हैं, जैसे कहीं कहीं देश के भागों में देखा जा रहा है, विभिन्न प्रदेशों में कि तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उन अधिक तापमान वाली परिस्थितियों में भी ये फसलें आसानी से हो सकती हैं। तो जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से तो ये फसलें बहुत ही महत्वपूर्ण फसलें हैं। इनका उत्पादन करना और इनका प्रसंस्करण करना जो है किसानों को बहुत अधिक फ़ायदा देगा। मतलब इस तरह से अगर अपनाते हैं तो हमारा जो पर्यावरण है वो भी संरक्षित रहेगा। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो जल है, मृदा है, वायु है, ये संरक्षित रहेंगे। मतलब संसाधन जो है हमारे वो सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे और अधिक मुनाफा हमारे किसान भाई इससे ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुपोषण जी दूर करने में एक तरह से देखा जाए कि जो विकासशील देश हैं वहाँ कुपोषण की भी काफ़ी समस्या है, और इसी को लेकर के मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी मनाया गया। तो ये कुपोषण दूर करने में किस तरह से ये फसलें जो है मोटा अनाज की जी महत्वपूर्ण हो सकती हैं? जितने भी मोटे अनाज हैं, जैसे कि हमने बताया कि कुपोषण तभी होता है कि जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, जैसे हमारा कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, अगर इनकी शरीर में कमी होगी, जब हमारे भोजन में ये चीज़ें नहीं होती या कम मात्रा में होती, तो इसे हमें अलग से इसको हमें लेना होता है। लेकिन ये जो न्यूट्रीशियल्स हैं या जो मोटे अनाज हैं, इनमें प्रचुर मात्रा में वसा है, रेशा है और ये आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो अगर इन्हें हम अपने आहार में लेते हैं तो जो समस्या है कुपोषण की, ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। मतलब ज़रूरत है कि मोटे अनाजों को हम अपने थाली में शामिल करें, तो जो इस तरह की समस्या उससे हम निजात पा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी देने और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।